क्या 1000 रुपए इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हो? और अगर हाँ, तो आप कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो? ठीक 5 साल पहले मैं भी आपके जैसा ही था। मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी एज अ स्टूडेंट और आज की डेट में मैं अपनी सैलरी को कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, यह सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। मैंने अपनी जर्नी में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे किया, कैसे अपनी साइकोलॉजी बनाई, कैसे मैं आज की डेट में अपना पैसा मैनेज करता हूँ और कौन सी गलतियां जो मैंने की थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सब हम इस वीडियो में एकदम बेसिक्स के साथ समझेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या अपनी पहली सैलरी को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको काफी सारी प्रैक्टिकल एडवाइस इस वीडियो में मिलेगी। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 10 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, 15 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर्स के सपने दिखाकर आपको कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है। प्रैक्टिकली आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम सैलरीड इंडिविजुअल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब काफी लोग ये भी सोचते हैं कि 500 हजार 2000 इन्वेस्ट करके क्या ही उखड़ जाएगा, मेरे पास क्या इतना पैसा आ जाएगा कि कल को मैं कुछ बड़ी चीज खरीद सकूं या मेरा कुछ वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो नहीं, तो ये जो छोटा अमाउंट है वेल्थ क्रिएट करेगा या नहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका माइंडसेट जरूर डेवलप करेगा, जो कि आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने काफी मेरे क्लाइंट्स के साथ और दोस्तों के साथ भी ये चीज ऑब्जर्व की है, जो आदमी 10,000 रुपए भी मैनेज नहीं कर सकता वो कल को जाकर अगर उसकी सैलरी 1 लाख भी हो जाती है तो वो उसको भी मैनेज करने में स्ट्रगल करेगा। तो ये जो हैबिट्स होती है वो आपको बिल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप वो अपने इनिशियल फेज ऑफ लाइफ से बिल्ड करना शुरू करोगे तो आपको बाद में चलकर बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताता हूं। मैंने 2020 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो एक 500 रुपए के एसआईपी से शुरू की थी। अब तब मैं कॉलेज में था तो मुझे भी पॉकेट मनी ही मिलती थी और जो भी पैसा सेव होता था उसको मैं इन्वेस्ट करता था। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने नेसेसरी खर्चों को अवॉइड करके पैसा इन्वेस्ट करो। नहीं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलेज लाइफ भी आपको एक ही बार मिलेगी, तो आपको इतने ज्यादा भी सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं। जो फिजूल के खर्चे हैं आप वहां पर थोड़ा सेविंग्स कर सकते हो, बट जो भी नेसेसरी चीज है, जैसे अगर आपको आउटिंग के लिए जाना है, कोई मूवी देखने जाना है, कोई दोस्तों के साथ आपको पार्टी करनी है, तो नो डाउट आप वो कर सकते हो, बट आपको एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने भी स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और 1 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैंने बढ़ाया। अब क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स को स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टिंग करना क्यों शुरू करना चाहिए, क्योंकि एज सच उस छोटे अमाउंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट पहला रीजन ये है कि आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है। आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि अगर आपको इतनी इनकम मिल रही है तो उसमें मैनेज कैसे करना है और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो। दूसरी हैबिट है कि आप मार्केट के बारे में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि जब आपका पैसा लगता है आप उसको धीरे धीरे चेक करना शुरू करोगे, फिर आप धीरे धीरे टर्म्स को समझना शुरू करोगे और जितना जल्दी आप मार्केट को समझ जाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा आगे चलकर और भी इन्वेस्ट करने में। और ये हैबिट जब बिल्ड हो जाती है तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। कल को जाकर जब आपकी सैलरी 40,000, 80,000 या 1 लाख हो जाएगी तो उस पैसे को आप मैनेज कैसे करोगे इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं, पर आप ये समझिए कि आपको सोचना कैसे है, क्योंकि हर एक चीज हर एक के लिए वैलिड नहीं होती है, तो आपको अपने हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी पॉकेट मनी 5,000 रुपए है तो एंजॉयमेंट और डेली यूज के खर्चों के हिसाब से आप 3 से 3,500 को साइड में रख सकते हो या उसके लिए यूज कर सकते हो। इमरजेंसी के लिए आप 500,000 रुपए निकाल कर रख सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपके पास 500 से 1,000 रुपए बचेंगे, तो वो वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हो। पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है वो हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। फिलहाल आप पैसे को कैसे मैनेज करना है वो समझिए। अगर आपकी पॉकेट मनी 10,000 रुपए है तो 6-7 हजार आप अपने खर्चों के लिए रख सकते हो, 1 से 2 हजार आप अपने इमरजेंसी के लिए रख सकते हो और बचा हुआ फिर जो 1 से 2 हजार होगा वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे पास 500 ही रुपए बच रहे हैं, मेरे पास 200 ही रुपए बच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहले इन्वेस्टिंग करना शुरू करो, आप अमाउंट को कभी भी बाद में इंक्रीज कर सकते हो। अब सबसे सिंपल चीज, 1,000 रुपए से अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो ऑप्शन एक, अगर आप बहुत ही सेफ तरीका चाहते हो तो आप एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले सकते हो या निफ्टी 50 के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप लिक्विड फंड्स को भी यूज कर सकते हो जो आपका एज अ इमरजेंसी फंड या सेविंग्स बफर के जैसे एक्ट करेगा। अगर आपको थोड़ा बैलेंस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ्स के साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट
इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्किल्स भी आपको बिल्ड करनी है। अब स्किल बिल्डिंग मतलब क्या? स्किल बिल्डिंग मतलब कोर्स, बुक, सॉफ्टवेयर, आपको कोई भी चीज नई सीखनी है, फिर वो कुछ भी हो सकती है। एक ऐसी स्किल जो कल जाकर आपको काम आए आपकी फ्यूचर इनकम इंक्रीज करने में। क्योंकि 20s में बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड्स नहीं होते। 20s में आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी अर्निंग कैपेसिटी, जो आपका सबसे प्राइमरी गोल होना चाहिए हमेशा। इन्वेस्टिंग सेकेंडरी होनी चाहिए, आपकी इनकम आपको बढ़ानी है, ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए आपके स्टूडेंट लाइफ में। और इसी बात पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा जितना ज्यादा आप कमा पाओगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैक्स टू मैक्स मैं कितना रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा? 5,000 रुपए पर महीना। पर उसी 5,000 में से मैंने 3-4 हज़ार यूज करके कुछ ऐसा कोर्स किया जिससे मेरी इनकम जो है वो 20,000 से 40,000 हो गई, तो मैं 5,000 की जगह 10,000 इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आपकी इस तरीके से मेंटेलिटी होनी चाहिए। अब जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में जरूर समझ लेना। जैसे कि एक डायरेक्ट फंड क्या होता है, एक रेगुलर फंड क्या होता है। डायरेक्ट प्लान आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से, हमारे जैसे जीरोधा, स्टॉक्स, ग्रो, धन, ये जो भी एप्लीकेशन है, इसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारे डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। और रेगुलर प्लान का मतलब होता है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेता है, बट वो आपको मदद भी करेगा कि कौन से स्कीम में कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना है। हमेशा ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज करना। म्यूचुअल फंड में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको मोस्टली ग्रोथ का ही ऑप्शन मिलता है, तो हमेशा वही चूज करिए कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको इसी ऑप्शन में मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना, एग्जिट लोड जरूर चेक करना। अब ये दो टर्म क्या होते हैं ये मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर चेकआउट कर लेना इनकी डेफिनेशन क्या होती है। और वो टर्म्स अगर आपको समझ में आते हैं तो नीचे कमेंट भी करना। अब एक बेसिक सी मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं कि कोई भी सेफ्टी मार्जिन नहीं रखना, कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं रखना। दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड या सेफ्टी बफर। तो वो आपके हिसाब से कितना भी हो सकता है। आप पकड़ कर चलिए कि 2 से 3 महीनों का मिनिमम आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। चाहे फिर आप सैलरीड हो या नहीं हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास जितना भी पैसा बचता है उसका आप एक 2 से 3 महीने का छोटा सा फंड बना सकते हो जो किसी भी इमरजेंसी में आपको काम आए। अब समझते हैं कि आपकी सैलरी स्टार्ट होने के बाद आप उस पैसे को कैसे डिवाइड कर सकते हो और मैं पर्सनली अपने पैसे को कैसे मैनेज करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कोई भी प्लान सबके लिए फिर से वैलिड नहीं होता है। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। किसी किसी को अपनी सैलरी में का सबसे ज्यादा हिस्सा घर पर देना पड़ता है, किसी किसी को सैलरी घर पर देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको समझकर अपना प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए एक 50-30-20 रूल होता है जो बहुत ही बेसिक है। 50% ऑफ योर सैलरी आप बेसिक चीजें जो भी आपके खर्चे हैं उसके लिए यूज कर सकते हो। 30% जो भी होगा वो आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। और 20% जो भी होगा वो अपने वॉन्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। जो भी आपको चीजें ऐसी चाहिए वो खरीदने के लिए वो आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप अपने 20s में हो और आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है तो आपका 50% अमाउंट नहीं लग रहा है आपके डेली खर्चों में, तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन में से कितना परसेंट कम करना है, कौन सा सेक्शन में से कितना परसेंट बढ़ाना है। क्योंकि अर्ली 20s में काफी सारे लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, तो उस टाइम पर वो रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में उन्हीं की हेल्प करेगा। अब मैं सैलरी के हिसाब से एग्जांपल देकर बताता हूं कि कैसे आप सैलरी को मैनेज कर सकते हो। अभी सबसे पहला एग्जांपल है 25,000 आपकी सैलरी है, तो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपए आप नीड्स, रेंट, फूड, ट्रैवल बिल्स में कंसिडर कर सकते हो। बचा हुआ जो 5,000 रुपए होगा उसमें आप अपनी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट या जो भी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन है, ये जो भी होगा उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। और बचे हुए जो 7 से 8 हज़ार रुपए है उसमें आप सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर सकते हो। अब पहले अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप सेविंग्स को ज्यादा रखो, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट को कम रखो। और अगर आपका इमरजेंसी फंड सफिशिएंटली कवर हो चुका है फिर आप सेविंग्स को थोड़ा कम करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो इसी तरीके से आपको सोचना है और अपना प्लान बनाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो उसमें आप कैसे प्लान करोगे? तो नीड्स के लिए फिर आप 20,000 दे सकते हो, वांट्स के लिए अराउंड 8,000 दे सकते हो, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मिलाकर आप 12,000 कर सकते हो। तो ये जो प्लान है ये सारे बैलेंस्ड प्लान है। अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो तो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दीजिए, अगर आप थोड़े और पैसिव हो, आपके खर्चे थोड़े और ज़्यादा है, तो फिर आप वांट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बढ़ा के अपने नीड्स के पोर्शन को थोड़ा और बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स करोगे वो क्यों ज़रूरी है। फिगर्स के साथ
एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लो आपने 5,000 पर मंथ एसआईपी शुरू की। अब अगर हम 12% एनुअल रिटर्न से कैलकुलेट करें तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख हो जाता है, बट वैल्यू अप्रॉक्स 11.5 लाख की हो जाएगी। हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वो कम हो जाएगी, बट 6 लाख का 11.5 लाख रुपए बनना इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके। अब आप सोचिए, अगर आप 7,500 की एसआईपी करते हो तो वो सेम कॉर्पस 17.5 लाख तक जा सकता है। 12,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सेम कॉर्पस 27.6 लाख तक जा सकता है। ये गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं, मार्केट में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट पॉइंट ये है कि अमाउंट छोटी हो या बड़ी हो, कंसिस्टेंसी भी उतना ही मैटर करती है जितना अमाउंट मैटर करती है। तो जितना टाइम आप इन्वेस्टेड रहोगे और जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहोगे, उतने ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको एंड में मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए। मिस्टेक नंबर 1, एंजॉयमेंट कंप्लीटली सैक्रिफाइस करना। इनिशियली मैंने भी काफी ज्यादा फोकस डाल दिया था कि मैं इतना पैसा सेव करूंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा, पर उस चक्कर में मैं अपने छोटे छोटे जॉयस को सैक्रिफाइस कर रहा था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जहां पर मौज मस्ती जरूरी है वहां पर जरूर करिए। खाने पीने में पैसे लगा रहे हो तो वहां पर आप जरूर कर सकते हो। ड्रिंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी फन एक्टिविटीज में भी अगर आपको पैसा खर्च करना है आप जरूर करिए, बट बैलेंस के साथ। दूसरी मिस्टेक ये है कि काफी लोग इक्विटी में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, पर उनके पास इमरजेंसी फंड्स ही नहीं होते। सबसे पहला रूल, इमरजेंसी फंड सॉर्ट करिए, और अगर आप सैलरीड हो और पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो इंश्योरेंस जरूर ले लेना। तीसरी मिस्टेक्स कि इनिशियली काफी लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, तो उस चक्कर में जो भी टिप्स उनको फ्रेंड्स के द्वारा मिलती है या यूट्यूब पे मिलती है, वो रैंडमली ब्लाइंडली जाकर उसको फॉलो करते हैं। स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी इनिशियली पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि स्टॉक्स एक ऐसी चीज है कि आप बहुत ज्यादा समझ के भी उससे पैसा कमाना डिफिकल्ट है। तो जब तक आप पूरी तरीके से चीजें समझ नहीं जाते, मार्केट को समझ नहीं जाते, तब तक आपको स्टॉक्स को अवॉइड करना है। आप ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोच सकते हो। ईटीएफ के ऊपर पूरा कोर्स मैंने चैनल के ऊपर बनाकर रखा है, आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। चौथी मिस्टेक, एफएनओ से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहना, क्योंकि एफएनओ में काफी लोगों को यह दिखता है कि बहुत बड़ा बड़ा पैसा बन रहा है, बट उसमें पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम है। तो एफएनओ से आपको दूर रहना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है इनिशियली। क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी एज अ फ्री मनी यूज नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपसे पैसों का कंट्रोल नहीं होता है तो क्रेडिट कार्ड आपको पहली बात तो लेना ही नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच सकते हो, वरना क्रेडिट कार्ड लेना आप अवॉइड ही करिए। एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि एसआईपी शुरू करने के बाद 2 से 3 महीनों में ही उसके रिटर्न्स जज करना शुरू कर देते हैं। एसआईपी में जब आप पैसा लगा रहे हो, मिनिमम उसको आप 1.5 से 2 साल दीजिए, उसके बाद उसको चेक करिए कि कितने रिटर्न्स बन रहे हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में आपकी अगर अमाउंट छोटी है तो इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं। तो रिटर्न्स पर फोकस करना बंद करिए और इनकम बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।